गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋत्विक मेहता, असिस्टेंट कलेक्टर पलामू की तरफ से आप सभी को जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही जेपीएससी ने अपने रीसेंट प्रीलिम्स की रिजल्ट्स को अनाउंस किया है एंड इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो कि उसके प्रेस रिलीज के थ्रू आया है वो ये है कि मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। यानी 17, 18 और 19 जुलाई को, जो कि 2 हफ्ते के अंदर है, ये इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की बात की गई है और ये संभावित है कि इन तिथियों पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि इस तरीके के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाले चरण होते हैं, इसमें मेन स्टेज का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें सबसे अधिक मार्क्स होते हैं जिन्हें गिना जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते वक्त, परंतु साथ ही इसमें परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है कंपेयर टू जो इंटरव्यू स्टेज होता है। तो ये जो सुनहरा अवसर मिलता है मेंस लिखने का, इसका उपयोग बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के इस एग्जामिनेशन में अपनी पूरी की पूरी तैयारी को दिखा पाएँ। एक मेंस का एग्जामिनेशन स्टेज जो होता है ये नॉलेज का तो होता है, बट साथ ही प्रेजेंटेशन का भी होता है। इसमें इस बात को बहुत ही अहमियत देनी पड़ती है कि हमें केवल जानकारी होना काफ़ी नहीं होता है, परंतु साथ ही इस जानकारी को सही तरीके से हम प्रदर्शित अगर नहीं कर पाए अपने आंसर शीट्स पे, तो इसके लिए हमें किसी भी तरह की मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए ये जो अगले 2 हफ्ते हैं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने सक्सेसफुली प्रीलिम्स को पास किया है, जिसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ, तो आपको इन अगले 2 हफ्तों में अपनी पूरी क्षमता लगाकर इस मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को पूरी करनी है और साथ ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स के बारे में सोचा है और एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको फॉलो करके आप अगले 2 हफ्ते को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे और बिना वक्त गंवाए उसके बाद इसको अमल करेंगे और जल्द ही अपनी तैयारी को पूरी करने की तरफ कदम उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 14 दिन बच रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी को पूरी करने के लिए। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस में सिलेक्शन जो है ये रिकॉल और प्रेजेंटेशन, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आप जितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हो आज तक, आपकी प्रिपरेशन में कई साल लगे होंगे, कई महीने लगे होंगे, पर ये इन्फॉर्मेशन तब तक कारगर नहीं होता है जब तक आप इसे एग्ज़ाम में सही समय पर रिकॉल नहीं कर पाएँ और सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएँ। तो हमारी जो अगली 14 दिन की स्ट्रैटेजी है, इसमें हमें इन तीनों चीज़ पर ध्यान देना है। बस हमें इस बात को दिमाग में रखना है कि हम कितना एम्फेसिस और कितना प्रायोरिटी किस सेक्शन को देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड का मतलब अभी हुआ कि हम क्या उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर पा रहे हैं। रिकॉल का मतलब है क्या हम उसे रिवाइज प्लस एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन के साथ रिमेंबर करके वहाँ पे लिखने के लिए सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं। और प्रेजेंटेशन कि जब हम उस आंसर को लिख रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या वो एग्जामिनर को ईजिली समझ में आ रहा है, क्या वो एग्जामिनर को लग रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ यूनिक कंटेंट है। ये जो चीज़ें हैं ये डिटरमिन करेंगे कि आपका मेंस का प्रिपरेशन कैसा है और अंत में आपको किस तरीके के मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकलता है और मेंस का डेट्स अनाउंस होता है, इसके बीच का जो ये फेज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला होता है। इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बट साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे इनर्शिया। और ये इनर्शिया ही हमें स्टॉप जोन यानी कि उस सक्सेस की तरफ बढ़ने से रोकता है। ये इनर्शिया क्यों होता है? सबसे पहले क्योंकि हम नोट मेकिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन 2 हफ्तों में हम पूरे सिलेबस के नोट्स को या तो फिर से बना लें या अपने पूरे नोट्स को एक बार फिर से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सेकेंडली, इसमें एक दिक्कत होती है परफेक्शनिज्म की। हम चाहते हैं कि हम एक टॉपिक को एकदम परफेक्ट वे में प्रिपेयर करें ताकि हमारा कंटेंट टॉप नॉच हो, लेकिन ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट होती है इस फेज़ की। हमें इंश्योर करना है कि हम स्टॉप जोन से निकल के स्टार्ट जोन में एंटर करें। स्टार्ट जोन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले, आपने जो कंटेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिस कंटेंट को आप ऑलरेडी जानते हैं, उसे रिवाइज करें। सेकेंडली, जो नॉलेज आपके पास है उसको आंसर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चंस पूछेगा, जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहे हैं, वो उस नॉलेज के प्रेजेंटेशन को आंसर्स के रूप में चेक कर रहे हैं। थर्डली,
एक्चुअल एग्जामिनेशन का फील हमें पहले मिल जाना चाहिए। ये स्टार्ट जोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप ये नहीं करते हैं तो जो मेन एग्जामिनेशन होगा यानी 17, 18, 19 तारीख को जब हम मेंस लिखेंगे तो वो हो सकता है कई महीनों में, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पहली बार आप कोई मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हों। ये जो सिचुएशन होता है ये बहुत ही ट्रिकी होता है और इसके कारण कई लोगों की प्रिपरेशन ख़राब रह जाती है। मैं खुद इस पर्टिकुलर गलती का शिकार रहा हूँ। मैंने अपनी 2019 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस फेज़ में कम में ज़्यादा समय नोट्स बनाने और परफेक्शनिज्म को पे फोकस किया और रियल एग्ज़ाम को सिमुलेट नहीं किया, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया था। ओके, सो अब हम आते हैं कि हमारा डेली फार्मूला क्या होना चाहिए, यानी अगले 14 दिन में हमें अपने दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है। आप जानते हैं कि ये अगले 14 दिन के एक एक मिनट जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से ये एक आइडियल ब्रेकअप है, लेकिन ये समय और इंसान के हिसाब से बदलेगा। हो सकता है आपको इस समय कोई और एंगेजमेंट हो, वैसे तो आप कोशिश करेंगे कि अगले 2 हफ्ते आपकी कोई और एंगेजमेंट्स नहीं है, बट अगर आपके कोई और एंगेजमेंट होते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों को अलग अलग समय पे अपने समय के अनुसार बांटना बहुत ही ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से एक आइडियल शेड्यूल ऐसा होगा कि सुबह सुबह उठते ही आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है, रिवाइज द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड थ्रू वीडियोज़ और फ्रॉम बुक्स, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियोज़ हो या क्लासेस रही हो या जो किताबों में आपने पढ़ा है, उस कंटेंट को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंडली, ये आपका सेशन जो है ये अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट मॉर्निंग तक चलना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपका जो समय है वो आफ्टरनून से और आफ्टरनून के पहले लेट मॉर्निंग टू आफ्टरनून, ये वाला जो समय है इसमें आपको एक फुल लेंथ टेस्ट हर दिन लिखना ही चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट लिखे बिना आप एग्जामिनेशन के लिए सही रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में केवल एक पेपर नहीं होते हैं, अलग अलग पेपर्स को मल्टीपल आइटरेशन में प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए फुल लेंथ टेस्ट लिखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थर्डली, इवनिंग में जब आपने ये टेस्ट लिख लिए हैं तो इस टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे टेस्ट का एनालिसिस एकदम इन डेप्थ करें, उसी समय करें, क्योंकि हो सकता है आप टेस्ट लिख के किसी टीचर को, किसी मेंटर को, किसी कोचिंग वालों को आप भेजेंगे ताकि वो इस टेस्ट को चेक करें, और जब वो चेक होकर फाइनली आएगा तब आपको एक मौका मिलेगा उसको एनालाइज करने का। लेकिन जब आपने जस्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई है, क्वेश्चन जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई, और ये डिफ़िकल्टी आपको कैटेगराइज करनी होगी कि किस तरीके की डिफ़िकल्टी थी। क्या ये कंटेंट रिकॉल की डिफ़िकल्टी थी या ये आपके प्रेजेंटेशन की डिफ़िकल्टी थी। नाउ मैं इसमें 1 मिनट लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कंटेंट रिकॉल यानी आपने क्वेश्चन देखा और आपको 1 मिनट में या 1 सेकंड, 1 क्षण के अंदर आपको उसके कंटेंट नहीं याद आने लगे। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है और आप पूरे पेपर को सही तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे या उतना कंटेंट नहीं लिख पाएंगे जो आपके बाकी कंपेटिटर्स लिख रहे होंगे। तो ये एक तरीके का दिक्कत है। दूसरी समस्या क्या आती है कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, यानी आपको कंटेंट तो याद आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं इसे आंसर के रूप में कैसे तोड़ूं। क्या मैं इसको इंट्रो में मैं क्या लिखूं, मेन बॉडी में मैं क्या लिखूं और कंक्लूजन में क्या लिखूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती है, क्योंकि इसके बिना तो आपका आंसर्स कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। यानी आप आंसर भले लिख दें, वो या तो एक नोट के फॉर्म में रीड करेगा या एक आर्टिकल के फॉर्म में रीड करेगा, पर एक कंप्लीट आंसर के फॉर्म में नहीं रीड करेगा। इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे आपने क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि आपको उस समय याद रहेगा कि आप जब वो आंसर लिख रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था, आपको क्या समस्याएं फेस हो रही थी उस समय। इसलिए आप उस समय का उपयोग करके जस्ट आफ्टर यू हैव रिटन द आंसर्स आप कुछ समय निकालें और अपने इस जो डिफ़िकल्टीज आई है उसको इस तरीके से कैटेगराइज करें और फिर उस हिसाब से आप सोल्यूशंस खोजें कि आप कैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। थर्डली, आपका जो रात का समय होगा आफ्टर यू हैव एनालाइज्ड एवरीथिंग, ये आपका एक्चुअली रात नहीं है, लेट इवनिंग से नाइट तक का जो समय है, डिनर के बाद तक या डिनर तक, इस समय आप कोशिश करें कि आप वापस रिविजन करें जो आपके कंटेंट्स थे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस समय आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हर दिन एक टाइम्ड मैनर में लिखें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 से 6 क्वेश्चंस खाली अगर पर डे लिखते हैं तो इस तरीके से आप 14 दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और आपका जो कवरेज होगा ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ऑल्सो ये जेपीएससी के लाइन्स पे होगा, क्योंकि जब आप मॉक पेपर्स लिखेंगे भले ही आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने से आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट आएगा कि हाँ आप जेपीएससी के क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आप इसके लिए सक्षम हो पा रहे हैं दिन पर दिन। तो ये आप ज़रूर करें। यदि आपको इसमें समय कम लग रहा हो, यानी आपको रिविजन में ज़्यादा समय लग रहा हो, प्रीवाईक्यूज लिखने का टाइम नहीं मिल रहा हो, तो इसके लिए एक और सोल्यूशन ये हो सकता है। वैसे ये आइडियल नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टाइम की बहुत ज़्यादा समस्या है, उनके लिए कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल आंसर्स लिखने की जगह आप इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
ऐसे एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में। इसमें आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पूरा आंसर लिखने की जगह आप केवल ये लिखेंगे कि आप इंट्रो में लिखते क्या, मतलब इन शॉर्ट इंट्रो में मैं लिखता कि इसका हिस्टोरिकल, जैसे कोई भी क्वेश्चन है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बस ये अगर मुझे याद आ रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मेन बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, तो मेन बॉडी में मैं इसके फेवर में जो पॉइंट्स हैं ये लिखूँ x y 1 2 3 4, केवल वो पॉइंट्स को लिख दीजिए। अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 4 पॉइंट्स को लिख दीजिए। एंड फाइनली कंक्लूजन में मैं किस तरीके से, कोई कोर्ट है, कोई कमिटी है, इसके थ्रू इसका कंक्लूजन करूँगा। तो केवल इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जैसा कि आप कोई नॉर्मल आंसर में लिखते, आप इसे 3 से 4 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को लिख के 5 से 6 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि आधे घंटे 30 to 45 मिनट्स में आप 4 या 5 क्वेश्चन लिख के अपने इस पूरे के पूरे PYQ को कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम रीसेंट टूवर्ड्स बैक। मतलब आप कोशिश करेंगे कि आप जो लेटेस्ट JPSC हुआ है उस JPSC एग्जामिनेशन के मेंस का आंसर्स को पहले लिखें और फिर आप पीछे की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू करें। नेक्स्ट, रिविजन। तो अब रिविजन में क्या है, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, यानी आपको कवरेज इंक्रीज करना है। आपको अपने जो पूरा जो सिलेबस एरिया है, आपको पूरे सिलेबस एरिया को कवर करना है, यानी विड्थ ब्रेथ ऑफ कवरेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेप्थ। ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि आप भले ही इतना ही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं लेकिन आप पूरी की पूरी सिलेबस की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर पा रहे हैं, बजाय कि ये अगर पूरा सिलेबस है तो आप इसमें इतने ही एरिया को कवर कर रहे हैं पर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में कवर कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस पूरे सिलेबस से चुना जाता है, इस पूरे सिलेबस से चुन के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन आपका अगर तैयारी केवल एक ही जोन में फिक्स रहेगा, एक ही कोई एरिया, एक ही कोई पेपर, एक ही कोई सब्जेक्ट तक सीमित रहेगा, तो एक बहुत लार्ज चंक ऑफ मार्क्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और आपका इस एग्जामिनेशन में सक्सीड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो कवरेज इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन इन ईच टॉपिक। तो ये आप बहुत ही ध्यान से समझें और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे ले जाएं। आप अपने ओन नोट्स को प्रिपेयर करें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ें यदि आपके ओन नोट्स में कोई किसी तरीके की दिक्कत हो। ओन नोट्स जो आपने कोचिंग क्लासेस से ली हो या वैसे नोट्स जो आपने अपने बुक से बनाई हो, उन नोट्स पे आप पहले एम्फेसिस दें। सेकेंडली, कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें क्योंकि ये कीवर्ड्स आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सेकेंडली, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ जो हैं, इन चीज़ों को आप लिस्ट बना के रिविज़न करना शुरू करें। ये आप मॉर्निंग वाले रिविज़न सेशन में या तो कर सकते हैं या इवनिंग वाले सेशन में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जो डायग्राम्स हैं इसके लिए आप अलग से मेरे हिसाब से 30 to 45 मिनट्स निकालें और हर टॉपिक, हर पेपर से रिलेटेड जितने डायग्राम्स बनते हैं, जितने फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो कमिटीज़ के नेम हैं, इनको एक जगह कंपाइल करना शुरू करें ताकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, 1 घंटे पहले भी जो आपको समय मिलता है उसमें आप इनके रिविजन को फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो क्वालिटी होगा आंसर्स का, जो प्रेजेंटेशन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन, इसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, अब जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार क्विक रीडिंग करके उन टॉपिक्स को आप उन्हें छोड़ दें। आप इस गलती में नहीं फंसें कि आप उसको रिपीटेड रीडिंग्स कर रहे हैं उसको समझने के लिए। एक एडवाइस मैं यहाँ देना चाहता हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। ChatGPT इसके लिए बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है, बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है, जिससे आप बोल सकते हैं ChatGPT को कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको वो बहुत ही सिंपल रूप से समझाए ताकि आप उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएं। उसके बाद आप उस टॉपिक को ज़्यादा देर उस पर वक्त ना बिताएं और आप आगे बढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही, और यदि आते हैं कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो ये आप मान के चलें कि वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, केवल आपके लिए नहीं। नेक्स्ट, सेकेंड रिविजन इज़ मोर वैल्यूएबल दैन द फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही हमारे पास 14 दिन है, हमें इंश्योर करना है कि हम पूरे सिलेबस के कवरेज को कम से कम 2 बार ख़त्म करें। चाहे वो पहला रिविजन भले ही आपको इसमें 10-12 दिन लग जाएं, आखिरी 1 या 2 दिन में भी आपको इंश्योर करना है कि आप एक बार पूरे के पूरे सिलेबस के रिवीजन पे फोकस करें। जो सेकंड रिवीजन होता है, ये रिकॉल फैक्टर, जो मैंने बात किया था, रिकॉल फैक्टर इंप्रूव करता है। यानी यदि आपने सिलेबस को के टॉपिक्स को एक बार पढ़ा है और फिर सेकंड टाइम एग्जामिनेशन से जस्ट पहले देखा हो, तो आपके ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप उन कंटेंट्स को रिकॉल कर पाएंगे। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करें और अपना जो मंथली प्लान बनाएंगे, जो 2 वीकली प्लान बनाएंगे, फोर्टनाइटली प्लान बनाएंगे अभी से लेके एग्जामिनेशन के बीच तक, उसमें आप सेकंड रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम छोड़ेंगे। अब मेन मेरा फोकस जो है वो है रियल एग्जामिनेशन को सिमुलेट करना। ठीक है, रियल एग्जामिनेशन को सिमुलेट करना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो मॉक पेपर्स मैं बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर्स, मॉक पेपर्स,
PYQs, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप नॉलेज बढ़ेगा आपका तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब मॉक टेस्ट आप देंगे तभी आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली आपको ये जानना है कि परफॉर्मेंस ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज भले ही आपको हेल्प करेगा इसके लिए, लेकिन जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मॉक टेस्ट सही तरीके से नहीं लिखेंगे, तब तक आप रियल आंसर्स नहीं लिख पाएंगे, एंड तब तक आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 4 to 6 फुल मॉक पेपर्स, ये तो मैं आइडियली ये पूरे पेपर्स के लिए, हर पेपर के लिए 4 से 6 होना चाहिए, बट अब आपके पास उतना समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, तो इसके लिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अगले 2 हफ्ते में जितनी बार हो पाए आप इंश्योर करेंगे कि जो मेन पेपर्स हैं आपके, जिसमें सबसे अधिक सिलेबस कवरेज है, जिसमें सबसे अधिक मार्क्स आते हैं, उसके आप दो पेपर सेट कम से कम लिख लें। अगर मौका मिल पाए तो उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। आप एक दिन में 2 पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपकी रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हो तो। आप कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्ट एग्जामिनेशन टाइमिंग फॉलो करें। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 9 से 12 बजे के बीच में पेपर लिखते हैं, तो आप इंश्योर करें कि आप इसी समय बैठते हैं एग्जामिनेशन शुरू करने के लिए, और एग्जैक्टली 12 बजे आप अपने पेन को नीचे रख देते हैं। यदि आपने पेपर नहीं ख़त्म किया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। यानी मानिए टोटल 10 क्वेश्चन आए और आपने 8 क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आपका समय खत्म हो गया। अब वहाँ लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद कंटिन्यूसली लिखते रहें। आप उस समय उठना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है अब 8 क्वेश्चन हो गया, अब 2 क्वेश्चन मैं बाद में लिख लूँगा, या अच्छा अब तो नहीं हुआ जाने दो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि ये जो पेन है, एग्जामिनेशन लिखने का पेन है, या इंश्योर आपके बॉडी में ये आ पाए, आपका हाथ इस 10 क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली लिखने के केपेबल हो पाए। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप भले ही 9 to 12 का शेड्यूल फॉलो करेंगे, बट 12 बजते हैं आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, और उसके बाद आप अपने सारे आंसर्स को स्टिल कंटिन्यूस मैनर में कहीं ना कहीं लिख के उसके बाद ही आप अपने चेयर से उठें। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आंसर स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो मैंने कहा, शाम में जो PYQs को आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप इन 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कंटेंट का प्रैक्टिस जो होगा वो इस वाले एग्जामिनेशन में होगा, इस वाले टेस्ट में होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर का, इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का प्रैक्टिस होगा वो आपके PYQs प्रैक्टिस में होगा, जो आप शाम में करने वाले हैं। ओके, जो मिस्टेक्स हैं इसको इमीडिएटली एनालाइज करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप आफ्टरनून में या लेट मॉर्निंग सेशन में एक टेस्ट लिखते हैं, तो इवनिंग सेशन में पोस्ट लंच आप ज़रूर उसमें अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, और आप उसे कैटेगराइज करेंगे कि मेरी मिस्टेक्स किस कैटेगरी की थी। क्या ये प्रेजेंटेशन की मिस्टेक है, क्या ये कंटेंट रिकॉल की मिस्टेक है, क्या ये मुझे कंटेंट ही नहीं याद है, और उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आपको इंश्योर करना है कि आपका स्पीड, हैंड राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट तीनों का तीनों बहुत ही सही तरीके से इम्प्रूव होते रहे, क्योंकि इसके बिना, स्पीड और हैंड राइटिंग के बिना आपका पेपर कंप्लीट होना और साथ ही उस पेपर को रीड करके इन्विजिलेटर को उसमें मार्क्स देना, दोनों ही कंप्लीट रूप से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका स्पीड भी बहुत एक्यूरेट रहे और आपका हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो। और इस तीनों के साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप स्पीड और हैंड राइटिंग को नहीं मिलाएंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे के सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए, ये सारे के सारे जो मैंने आपको एडवाइस दिए हैं, इन सबको एक साथ आप एक बार बैठ के अपने प्रिपरेशन को इन टिप्स के अगेंस्ट एक बार एनालाइज करें, एक बार इसके बारे में का विश्लेषण करें कि क्या आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं 2 हफ्ते के अंदर इस तरीके के आंसर लिखने के लिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक आंसर होना चाहिए JPSC, UPSC, BPSC के एग्जामिनेशंस में, या आपको अभी भी कुछ इसमें नेसेसरी चेंजेस की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसे कुछ मिस्टेक्स लगते हैं आपके अपने प्रिपरेशन में, यदि आपको कोई भी कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज़ लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, या मैं ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, या मैंने ये तैयारी की ही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने मेंटर्स, आप अपने टीचर्स, आप जिन भी ऐसे लोगों से अगर आप संपर्क में हैं जो JPSC एग्जामिनेशन के बारे में आपको कुछ गाइडेंस दे पाएँ, उनको रीच आउट करें, और आप इंश्योर करें कि आप अपने उन सारे के सारे जो पेन पॉइंट्स हैं जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर आपको अपने कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करना है, ताकि मेन एग्जामिनेशन हॉल में आप फ्रीज नहीं करें। उस एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस जो हो वो तब भी टॉप क्वालिटी का हो, भले ही आपके प्रिपरेशन अगर कम भी हो, तब भी ये प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखना चाहिए कि आपने बहुत ही सही तरीके से अपनी तैयारी की है और आप केपेबल हैं इस एग्जामिनेशन को लिख कर इसमें अच्छे नंबर ला के एक अफसर के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को इस एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो टिप्स दिए हैं आप इसे सही तरीके से इसका गहन करेंगे और आप इसको अमल करेंगे, और जल्द ही आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट्स लाके अपने परिवार का, सभी का नाम रोशन करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई होप कि ऑल ऑफ यू परफॉर्म वेरी वेल एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व। थैंक यू।